नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की इस कक्षा में हम पुनः भारतीय संविधान के क्रम में ही बातचीत करने वाले हैं और आज का हमारा विषय मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स होगा। संविधान की बात करें तो संविधान का जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इन्हें आप मूल अधिकार भी कह सकते हैं। और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। परीक्षा में आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख कहां से कहां तक किया गया है अथवा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है। तो दो ऑप्शन वहां महत्वपूर्ण होते हैं। एक जो ऑप्शन होता है आपके पास वो 12 से 35 का होता है और दूसरा जो ऑप्शन होता है वो 14 से 32 तक का होता है। अब अभ्यर्थी इन दोनों बिंदुओं पर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो सोचते ये हैं कि जो हमारा पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, वो अनुच्छेद 14 से प्रारंभ होता है और हमारा जो छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो 32 पर समाप्त हो जाता है। तो अभ्यर्थी यह सोचता है कि भैया इस 14 से 32 तक ही मूलाधिकार की बात की गई है, 14 से पहले और 32 के बाद अन्य बिंदु हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अनुच्छेद 12 और 13, अनुच्छेद 33, 34 और 35 भी मूलाधिकार के ही संदर्भ में है। और इस प्रकार से आपसे जब भी यह सवाल पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार का उल्लेख कहां से कहां तक किया गया है तो आपका जो सही उत्तर होगा वो 12 से 35 होगा, 14 से 32 नहीं होगा। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं, अन्य बिंदुओं पर बातचीत करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यह है, सबसे पहले तो यह जान लेते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको अन्य भागों के संदर्भ में बताया कि नंदलाल बोस और उनकी जो सहायक टीम थी उसने संविधान के सभी भागों के प्रारंभ में कुछ चित्र बनाए। तो यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भैया संविधान के भाग 3 में उसके प्रारंभ होने पर कौन सा चित्र बना हुआ है। और आपको यह बताएं कि पिछले 3 महीना पहले जो है इस संविधान के भाग 3 का जो चित्र था वो बड़ा विवादों में रहा था, वो चर्चा में रहा था, अखबारों के पेज पर था और आप कह सकते हैं सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी काफ़ी छाया हुआ था। निश्चित रूप से वह चित्र क्या है वह आपकी परीक्षा में शामिल हो सकता है। तो क्या है वह चित्र भाई? तो आप सभी लोगों को पता है कि भगवान श्री राम ने जब असत्य पर विजय प्राप्त करके अपने घर वापस आ रहे थे तो वह पुष्पक विमान पर बैठे हुए थे। तो इस भाग के प्रारंभ में जो चित्र बना हुआ है वह पुष्पक विमान पर बैठे हुए घर वापसी करते हुए भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता जी का चित्र है, जो आपकी वीडियो की स्क्रीन पर इस समय दिख रहा होगा। आप इस चित्र को ध्यान रखेंगे कि पुष्पक विमान पर बैठे हुए भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण और माता सीता का वह चित्र है जब वे लंका से वापस अयोध्या की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मौलिक अधिकार की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि संविधान सभा यानी कि भारत के संविधान को बनाने वाली जो सभा थी वहां पर इसको लेकर के क्या चर्चाएं हुई और उसके संदर्भ में क्या तथ्य हैं। पहले हम इसकी पृष्ठभूमि पर बातचीत करेंगे, मौलिक अधिकार की पृष्ठभूमि पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं संविधान सभा की बात करूंगा, फिर उसके बाद वैश्विक संदर्भ में भी मैं बात करूंगा। तो संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में मौलिक अधिकारों के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, मौलिक अधिकार के संदर्भ में जो कमेटी बनी थी उस कमेटी के अध्यक्ष पटेल जी थे। और उस कमेटी की एक उप कमेटी बनी थी, उप समिति बनी थी और उस समिति के जो अध्यक्ष थे वो आचार्य जेवी कृपलानी साहब थे। एक गांधीवादी विचारक हैं
जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। ये सवाल बार बार इनके संदर्भ में पूछा जाता है परीक्षा में कि भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका उत्तर होता है आचार्य JB कृपलानी साहब। तो आचार्य JB कृपलानी मौलिक अधिकार के संदर्भ में जो उप समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष थे। तो इस उप समिति को देखा जाए तो इसी उप समिति ने मौलिक अधिकार के संदर्भ में कार्य किया और इस उप समिति के जो सदस्य थे वे इस बात से असहमत थे आपस में कि मौलिक अधिकारों की सीमा कितनी रखी जाए। दरअसल जब वे मौलिक अधिकार की बात कर रहे थे तो वो ढेर सारे अधिकार उसमें आ रहे थे और वो इतना विस्तृत हो रहा था कि जैसे लग रहा था कि राज्य का कार्य ही केवल यही हो जाएगा कि वो मौलिक अधिकारों की ही पूर्ति करे। तो ढेर सारे फैक्ट्स उन लोगों के सामने थे। फिलहाल इन सभी लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि हमें BN राव से सलाह लेनी चाहिए और BN राव साहब संविधान निर्मात्री सभा के सलाहकार थे। आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो BN राव ने यह सलाह दिया कि आपके पास मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो तथ्य इकट्ठे हैं, जो बड़े बृहद हैं, उनको दो भागों में बांट लीजिए। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में इन्होंने कहा कि उन तथ्यों को दो भागों में बांट लीजिए और इन्होंने कहा पहला भाग आप प्रवर्तनीय कर लीजिए और दूसरा भाग अप्रवर्तनीय कर लीजिए। प्रवर्तनीय क्या होता है? प्रवर्तनीय का मतलब हो गया जो वाद योग्य है, अर्थात आप दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि जो गारंटेड है। और अप्रवर्तनीय का मतलब जो आप कह सकते हैं कि जिसका वादा किया जा सकता है कि मतलब हम देंगे, यदि नहीं हो सका तो नहीं भी देंगे। और प्रवर्तनीय का तात्पर्य हो गया कि जो वाद योग्य होगा, यानी जो कहीं ना कहीं यदि सरकार, यदि राज्य उसे उपलब्ध नहीं कराता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट के द्वारा भी उसे ऑर्डर करवा करके उसको प्राप्त किया जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं वे अधिकार जो गारंटेड हो, यानी राज्य गारंटी देगा कि हम उसकी पूर्ति अवश्य करेंगे। और दूसरा अप्रवर्तनीय, यानी राज्य जिस पर केवल वादा करेगा, वो कहेगा भैया हम देंगे यदि हमारे पास संसाधन हुए तो। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई बच्चा है तो और आप उसके गार्जियन हैं, तो बच्चे को भूख लगेगी तो उसके भोजन की गारंटी है। बच्चे को हर वर्ष पढ़ने जाना है तो स्कूल में उसके एडमिशन की गारंटी है। बच्चा नंगा होगा तो उसके लिए वस्त्र की गारंटी है। लेकिन आप उसे वस्त्र जो है किस क्वालिटी का देंगे भाई, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप उसे चॉकलेट खिलाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है। हां, लेकिन उसको भरपेट भोजन कराएंगे, इसकी गारंटी है। तो सरकार के समक्ष दो तरह के पक्ष यहां पर स्थापित करने का प्रयास किया गया। एक पक्ष वह था जिसकी गारंटी दी गई, कहा गया कि राज्य जो है उसकी पूर्ति करेगा, किसी भी अवस्था में करेगा। और दूसरी वह बात थी, वह तथ्य था कि भैया राज्य इसकी गारंटी नहीं देगा, इसका वादा करेगा कि यदि बेहतर संसाधन हुए तो हम विकास करने के लिए, जनता के लोक कल्याण के लिए हम वादा करते हैं भैया इसको हम उपलब्ध कराएंगे, लेकिन हम गारंटी नहीं है और इसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो BN राव के सुझाव पर उस मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो तथ्य थे उसको दो भागों में बांट लिया हम लोगों ने, या संविधान निर्मात्री सभा ने, और एक भाग था प्रवर्तनीय और दूसरा भाग था अप्रवर्तनीय। और इस तरह से जो प्रवर्तनीय था उस प्रवर्तनीय तथ्य को ही संविधान के भाग 3 में रख दिया गया और जो अप्रवर्तनीय था उसे संविधान के भाग 4 में रख दिया गया। और भाग 3 में जो तथ्य आए उनको हम लोगों ने मौलिक अधिकार कहा और भाग 4 में जो तथ्य आए उन्हें हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व कहा। तो इस तरह से संविधान का भाग 3 और संविधान का भाग 4 हमारे सामने उपस्थित हुआ।
एक और मजे की बात बताएं कि भारतीय संविधान को निर्मित करने के लिए संविधान निर्मात्री सभा ने बहुत सारी कमेटियों का निर्माण किया था। तो यहां आप देख रहे होंगे जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसके निर्माण के लिए कोई अलग कमेटी नहीं थी, बल्कि मौलिक अधिकार के लिए जो कमेटी बनी थी उसी कमेटी के सुझाव पर इनका भी निर्माण किया गया है। स्पष्ट है सभी लोगों को? तो मैंने आपको बताया कि आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में जो उप समिति थी उसी के सुझाव पर ही संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है। स्पष्ट है सभी लोगों को? मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं भारत के बाहर इसकी पृष्ठभूमि पर जाता हूं। देखिए, आप सभी लोगों ने यदि इतिहास को पढ़ा होगा और यूरोपियन इतिहास को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 1215 में इंग्लैंड में वहां के राजा ने मैग्ना कार्टा की घोषणा की। किसकी घोषणा की? मैग्ना कार्टा। इसको हिंदी में आप अधिकार पत्र कहते हैं। दरअसल इंग्लैंड में सामंती प्रवृत्ति का शासन था उस समय और जनता उसके संदर्भ में ढेर सारी डिमांड्स कर रही थी और वहां के राजा ने मैग्ना कार्टा की घोषणा की और सामंती शासन के विरुद्ध राजा ने वहां की जनता को कुछ अल्प मात्रा में कुछ अधिकार प्रदान किए जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इस प्रकार से इंग्लैंड में 1215 में जो मैग्ना कार्टा आया वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड में आगे चल करके वहां प्रजातंत्र को स्थापित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इस मैग्ना कार्टा की तुलना दुनिया में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न विधियों में, कानूनों में जब भी कहीं अधिकार की बात होती है तो वहां उसकी तुलना मैग्ना कार्टा से की जाने लगती है। तो भारत के संविधान में जब मैग्ना कार्टा की बात आती है, देखिए संविधान में कहीं मैग्ना कार्टा शब्द नहीं लिखा हुआ है। जब विद्वान आपस में बातचीत करते हैं तो वे आपस में कहते हैं कि यह जो भाग 3 है, जो मौलिक अधिकार है, वो संविधान में मैग्ना कार्टा है, यह जनता का मैग्ना कार्टा, यह जनता के लिए अधिकार पत्र है संविधान का भाग 3। तो आपसे पूछ दिया जाएगा सवाल, तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए सिविल के स्तर पर तो ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन निचली परीक्षाओं में खास करके पीआरटी जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा है या उत्तर प्रदेश पुलिस या उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है, उन परीक्षाओं में ऐसे सवाल बार बार आते हैं कि जनता का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं या संविधान में मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी गई है। तो उस अवस्था में आप संविधान के भाग 3 पर मौलिक अधिकार की बात करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु महत्वपूर्ण यह होगा कि 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई और फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन था, इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 3 शब्द बड़े प्रसिद्ध हुए। एक शब्द था स्वतंत्रता, दूसरा था समानता और तीसरा था बंधुत्व। अब ये जो 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों शब्द ही हम देखें तो वैश्विक पटल पर 1789 के बाद दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों को बनने के समय वहां पर इन तीनों शब्दों का प्रयोग या इसका प्रभाव हम उन सब विभिन्न संविधानों पर देख पाते हैं। इसका जो सबसे पहले जिस देश के संविधान पर इन तीनों शब्दों का प्रभाव पड़ा वो अमेरिका था और अमेरिका ने 1791 ईस्वी में अपने संविधान में नागरिक अधिकारों की घोषणा की। कब की अमेरिका ने? 1791 में की। और 1791 में जब उसने अपने नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की तो अमेरिका दुनिया का पहला देश था जिसने अपने नागरिकों को लिखित रूप से मौलिक अधिकार दिए। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार लिखित रूप से प्रदान किए? तो आपका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो 1791 में जब अमेरिका ने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए, उसके बाद दुनिया के जिस भी देश ने, जैसे भारत ने भी अपने संविधान में जब मौलिक अधिकार का उल्लेख किया तो उस अवस्था में एक प्रश्न बनने लगा परीक्षाओं में
कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो कहां से आयातित है, उसका विचार, उसका दर्शन, उसकी फिलॉसफी कहां से ली गई है, तो उस अवस्था में आपका उत्तर हो जाता है कि अमेरिका के संविधान से आयातित है। मैंने आपको बताया कि 1791 में अमेरिका ने, यूएसए ने अपने नागरिकों के अधिकारों की उसने घोषणा की। तो निश्चित रूप से जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यूएसए का प्रभाव हमें भारतीय संविधान के इस भाग 3 पर दिखाई पड़ता है। और आपका प्रश्न यहां से एक तैयार हो जाता है कि यूएसए का प्रभाव है संविधान के भाग 3 पर। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि हमने जो अमेरिका के संविधान में था वही हमने कॉपी और पेस्ट कर लिया। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका में जो मौलिक अधिकार वहां के नागरिकों को प्राप्त हैं और हमारे यहां जो प्राप्त हैं, उन दोनों के बीच बहुत सारी समानताएं भी हैं, बहुत सारी असमानताएं भी हैं। तो ऐसा कदापि नहीं है। हाँ, सिर्फ तथ्य इतना है कि वह दुनिया का पहला देश है जिसने अपने नागरिकों के मौलिक अधिकार की घोषणा की थी। इसी कारण से हमसे जब यह सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 पर किसका प्रभाव है, तो आप बताते हैं यूएसए के संविधान का प्रभाव है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसमें बहुत सारे अंतर हैं। जैसे एक तथ्य मैं अब स्पष्ट करूं कि यूएसए का जो संविधान में जो वहां के का नागरिक अधिकार जो वहां दिया गया, वो कहीं ना कहीं एक तरह से निरपेक्ष अधिकार है, यानी कि उसमें कोई सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती। वहां जो मौलिक अधिकार हैं वो असीमित हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन जो भारतीय मौलिक अधिकार हैं वो निरपेक्ष नहीं है, वो सापेक्ष है। और इस कारण से भारत में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ अनुच्छेद हैं जो भारत के संविधान में भी निरपेक्ष कहे जा सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 24 है। मैं अभी आगे स्पष्ट करूंगा, या जब इन अनुच्छेदों को पढ़ाऊंगा वहां पर भी इस तथ्यों को स्पष्ट करूंगा। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य विशेषताओं पर बात करते हैं। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, इनकी कुछ अन्य विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे, जो शब्दावली पूछी जाती है कि मौलिक अधिकार जो हैं वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, और राज्य को इन्हें उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है किसी भी प्रकार से। राज्य किसी भी परिस्थिति में इन्हें उपलब्ध कराएगा। और अगले तथ्य की बात करें, जब यह अनिवार्य है तो इस तरह से यह प्रवर्तनीय है, और जब प्रवर्तनीय है तो यह वाद योग्य है। कैसा है? वाद योग्य है। यानी कि यदि राज्य इन्हें उपलब्ध नहीं कराता है तो हम राज्य के विरुद्ध कहां जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। और कोर्ट में हम देखें तो अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, और वहीं देखें तो अनुच्छेद 226 वह हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की बात करता है, जो राज्यों में उपस्थित होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि मौलिक अधिकार जो है वो प्रवर्तनीय है, वे वाद योग्य हैं, और कहां पर उनके खिलाफ जाया जा सकता है? तो कोर्ट में जाया जा सकता है। और अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की बात करता है। ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकारों के प्राप्ति हेतु राज्य के विरुद्ध उच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है? 32 के तहत जाया जा सकता है। और ये दोनों जो है वो राज्य के विरुद्ध इसके संदर्भ में निर्णय दे सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। स्पष्ट है सभी लोगों को? आगे बढ़ते हैं, और क्या विशेषताएं हैं इनकी। तो एक सवाल पूछा जाता है कि यह जो मौलिक अधिकार हैं वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक है, यानी इनकी प्रवृत्ति कैसी है? इनकी सकारात्मक प्रवृत्ति है या नकारात्मक प्रवृत्ति है? तो ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों की जो प्रवृत्ति है वो भारतीय संविधान में यदि मूलतः पूछा जाए तो वो नकारात्मक है, लेकिन कुछ अनुच्छेद हैं जो सकारात्मक प्रवृत्ति भी रखते हैं। जैसे हम बात करें तो अनुच्छेद जो
17 है वह हम देखें तो सकारात्मक प्रवृत्ति का अनुच्छेद है। जैसे कि अनुच्छेद 19 ये भी सकारात्मक प्रवृत्ति का अनुच्छेद है। जैसे अनुच्छेद 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह भी एक सकारात्मक प्रवृत्ति का अनुच्छेद है। तो कुल मिलाकर के यदि मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार कैसे हैं, नंबर 1 सकारात्मक, नंबर 2 नकारात्मक, नंबर 3 सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा दोनों, सकारात्मक प्रवृत्ति के भी हैं और नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। अगला बिंदु, एक सवाल पूछा जाता है, एक क्वेश्चन है, क्या है भाई कि क्या मौलिक अधिकार का हनन राज्य कर सकता है? क्वेश्चन है ये कि क्या मौलिक अधिकार का हनन राज्य कर सकता है? यह प्रश्न बार बार पूछा जा सकता है और इसके संदर्भ में बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं जो परीक्षाओं में आते हैं। तो जी हां, इसका जवाब होगा मौलिक अधिकार का हनन राज्य कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है? तो एकमात्र स्थिति है मौलिक अधिकार के हनन की, वो है आपातकाल। मौलिक अधिकारों का हनन कब होगा? आपातकाल, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो तो मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है। और यदि ऐसा नहीं है तो क्या सामान्य स्थिति में, सामान्य अवस्था में मौलिक अधिकार का हनन किया जा सकता है? तो उत्तर होगा नहीं। तो मान लीजिए आपसे वन लाइनर सवाल पूछा गया कि क्या मौलिक अधिकार का हनन राज्य कर सकता है, हां या नहीं, तो उत्तर होगा नहीं कर सकता है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकारों का हनन राज्य किस अवस्था में कर सकता है, तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रीय आपातकाल की अवस्था में मौलिक अधिकारों का हनन किया जा सकता है। अब इसका विश्लेषण करते हैं, इसमें भी ढेर सारे फैक्ट्स हैं, उन पर आप ध्यान देंगे। क्या? देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल को लगाने के 3 आधार उपस्थित किए गए हैं हमारे संविधान के द्वारा। अब वो 3 आधार कौन कौन से हैं? पहला आधार जो है वो युद्ध है, और दूसरा जो आधार है वो बाह्य आक्रमण है, और तीसरा जो आधार है वह सशस्त्र विद्रोह है। यानी भारत में राष्ट्रीय जो आपातकाल है, नेशनल जो इमरजेंसी है, राष्ट्रीय स्तर पर इमरजेंसी लगती है, उसके 3 आधार हो सकते हैं। एक युद्ध का आधार हो सकता है, एक बाह्य आक्रमण का आधार हो सकता है, एक सशस्त्र विद्रोह का आधार। तो इन तीनों आधारों पर तथ्य अलग अलग हैं। देखिए, युद्ध और बाह्य आक्रमण के संदर्भ में संविधान कह रहा है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें स्वतंत्रता का जो अधिकार है, यानी कि अनुच्छेद 19 की बात करें, यदि आपातकाल युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अप्लाई किया गया है तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो तथ्य हैं वे स्वतः निष्प्रभावी हो जाते हैं। स्वतः, यानी युद्ध, यानी सरकार ये नहीं कहेगी कि हम स्वतंत्रता के अधिकार का हनन कर रहे हैं। इस आधार पर आपातकाल लगा दिया तो स्वतंत्रता के अधिकार का स्वतः हनन हो जाता है। स्पष्ट है सभी लोगों को? यानी आपसे सवाल पूछा गया तो आपका उत्तर क्या होगा कि यदि युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर रही है सरकार, तो उस अवस्था में स्वतंत्रता के अधिकार का क्या हो जाएगा? स्वतः हनन हो जाएगा। लेकिन यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा रहा है, अब सशस्त्र विद्रोह से पहले यह आंतरिक अशांति शब्द था, इसमें संशोधन हुआ है, कैसे हुआ, क्या तथ्य, जब आपातकाल पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। आज का विषय मौलिक अधिकार है तो उसी संदर्भ में बातचीत करेंगे, परेशान मत होइएगा, आगे चलकर के इसकी डिटेल में हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो यदि मैं बता रहा था कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि आपातकाल की घोषणा होगी तो स्वतंत्रता के अधिकार का, यानी आर्टिकल 19 का स्वतः हनन नहीं होगा, स्वतः हनन
नहीं होगा। लेकिन एक तथ्य और है कि घोषणा के द्वारा हनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घोषणा के द्वारा हनन हो जाएगा। यानी कि यहां इन दो अवस्थाओं में सरकार को घोषणा करने की आवश्यकता नहीं कि हम स्वतंत्रता के अधिकार का हनन कर रहे हैं, यह स्वतः हनन हो गया। लेकिन जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होगा तो सरकार यदि घोषणा कर देगी कि हम स्वतंत्रता के अधिकार का हनन कर रहे हैं तो स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। अब आप बात करेंगे बाकी मौलिक अधिकारों के साथ क्या होगा भाई। तो देखिए, इन तीनों अवस्थाओं में, चाहे युद्ध की अवस्था हो, चाहे बाह्य आक्रमण की अवस्था हो, चाहे सशस्त्र विद्रोह की अवस्था हो, जो हमारे अन्य अनुच्छेद हैं, यानी जो अन्य मौलिक अधिकार हैं, उनका हनन सरकार घोषणा के द्वारा कर सकती है। घोषणा द्वारा घोषणा कर देगी भाई कि हम स्वतंत्रता के अधिकार का हनन कर रहे हैं। वो घोषणा कर देगी भाई कि हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन कर रहे हैं। वो घोषणा कर देगी, स्पष्ट है सभी लोगों को, घोषणा करेगी। यानी घोषणा करने का मतलब वो नोटिस जारी कर देगी कि हम इस अधिकार का हनन कर सकते हैं। लेकिन आगे चल करके इसमें कुछ तथ्य और स्पष्ट हुए। वे तथ्य क्या है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किसी भी अवस्था में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, इन दोनों का हनन सरकार किसी भी अवस्था में नहीं कर सकती है। अब अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के संदर्भ में जो दोष सिद्धि के लिए जो संरक्षण जो प्राप्त है वह अनुच्छेद 20 में है। और अनुच्छेद 21 में क्या है? तो अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। तो इन दोनों का हनन किसी अवस्था में गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, हमारी सरकारें नहीं कर सकती हैं। इस तथ्य का भी आप ध्यान रखेंगे। ये सर्वाधिक पूछा जा सकता है कि वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जिनका किसी भी अवस्था में, एनी कंडीशन, किसी भी अवस्था में जिनका हनन नहीं हो सकता, वे कौन है? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है। मैंने क्या बताया? मैंने तथ्य बताया कि भारत की सरकार या राज्य की सरकारें या अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की जो भी व्याख्या की गई है उसके अंतर्गत जो भी लोग आते हैं उन सभी के द्वारा किसी भी अवस्था में अनुच्छेद 20 और 21 का हनन नहीं किया जा सकता है। हाँ, यदि सामान्य अवस्था है तो किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा। लेकिन यदि आपातकाल की अवस्था है तो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर स्वतंत्रता का अधिकार का स्वतः हनन हो जाता है और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर सरकार घोषणा के द्वारा उसका हनन कर सकती है। ये बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, थोड़ा टेक्निकल जरूर हैं, लेकिन इसको यदि आप कॉपी कलम लेकर लिख लेंगे, तैयार करेंगे तो तैयार हो जाएगा और आपकी परीक्षा में आने वाले सवाल सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, अब वो जमाना गया कि आपसे पूछ देगा कि स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कहाँ किया गया है, समानता के अधिकार का उल्लेख कहाँ किया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख कहाँ किया गया। ऐसा कुछ सवाल अब नहीं आने वाले हैं परीक्षाओं में, बड़े जनरल से सवाल हैं। अब सवाल कथन के, कारण के या उसमें जो तथ्य विश्लेषित हैं उनसे पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको ध्यान में रखेंगे तभी परीक्षाएं निकलेंगी, अन्यथा आपकी परीक्षाओं में आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य बिंदुओं पर बातचीत करते हैं। अब एक तथ्य मौलिक अधिकारों के संदर्भ में यह है कि क्या मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है? क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु था और इस पर ढेर सारे विवाद रहे। सज्जन सिंह का विवाद रहा और कई मामले रहे। और केशवानंद भारती से पहले तक, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य तक, सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में सरकार कोई संशोधन नहीं कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती का जो मुकदमा है वह भारतीय इतिहास में केशवानंद भारती का जो मुकदमा है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह मुकदमा भारतीय संविधान को सबसे अधिक विश्लेषित करने का कार्य करता है। आज संविधान को लेकर हमारी जो समझ है
उसको सबसे ज्यादा जिसने निर्मित किया वो निश्चित रूप से यह मुकदमा था, जिसमें जस्टिस सीकरी इसके अध्यक्ष थे, और ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ थी। तो केशवानंद भारती का जो फैसला आया था वो 24 अप्रैल सन 1973 को आया था। और केशवानंद भारती के मुकदमे में आपकी परीक्षा के संदर्भ में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दो तथ्य महत्वपूर्ण हैं जो आप समझ सकते हैं। पहला तथ्य तो यह है कि इसने कहा कि मौलिक अधिकार में संशोधन जो है वो हो सकता है। स्पष्ट कर दिया कि मौलिक अधिकारों में राज्य को, हमारी संसद को यह अधिकार है कि वो संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। और दूसरी बात उसने यहां कह दी जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण थी कि उसने यह माना कि मौलिक अधिकार में संविधान के आधारभूत ढांचे के विपरीत संशोधन जो है वो नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती के ही मुकदमे में संविधान के आधारभूत ढांचे की परिकल्पना आई थी। संविधान का आधारभूत ढांचा क्या है इसको सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट नहीं किया, लेकिन उसने ऐसा कह दिया कि आगे चल करके जैसी आवश्यकताएं होंगी उस अनुरूप हम इसकी व्याख्या करते रहेंगे, और समय समय पर इसके संदर्भ में व्याख्याएं आती रही हैं। तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में केशवानंद भारती के मुकदमे ने यह स्पष्ट कर दिया कि मौलिक अधिकारों में गवर्नमेंट संशोधन कर सकती है, लेकिन वे संशोधन किसी भी अवस्था में संविधान के आधारभूत ढांचे के विपरीत नहीं किए जा सकते। अगला फैक्ट इसके संदर्भ में क्या हो गया, तो इसके संदर्भ में अगला फैक्ट ये हो गया कि आप पूछ सकते हैं कि क्या फिर आगे चल करके सरकार ने इसमें कोई संशोधन किया? तो जी बिल्कुल किया है, बहुत सारे संशोधन इसमें किए गए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन रहे उसमें दो संशोधनों पर मैं बातचीत करना चाहूंगा। एक संशोधन होगा वो 44वां संविधान संशोधन। देखिए CAA मैंने लिखा है तो इसको आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मत समझिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है। यहां C का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान संशोधन अधिनियम। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम आया 1978 में। कब आया? 1978 में आया। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था, यानी हमारा जो 7वां मौलिक जो अधिकार था, उसको भारतीय संविधान के भाग 3 से हटा दिया गया। और इसका वर्णन दो जगहों पर था, एक अनुच्छेद 19F में था और एक अनुच्छेद 31 में था। तो संपत्ति का जो अधिकार था अनुच्छेद 19F में और अनुच्छेद 31 में, इसको यहां से हटा दिया गया, इसको अप्रभावी कर दिया गया। और संपत्ति के अधिकार के को अनुच्छेद 300 क में, या आप इसको ए भी लिख सकते हैं, अनुच्छेद 300A में ले जाकर के जोड़ दिया गया। और इस तरह से संपत्ति का जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त था वह मौलिक अधिकार विधिक अधिकार बन गया अनुच्छेद 300A या अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। स्पष्ट है सभी को? तो संपत्ति के अधिकार को समाप्त करने का जो मेरा यह वाक्य है, इससे आप यह मत अंदाजा लगाइए कि जनता को संपत्ति का अधिकार मिला ही नहीं है। भाई जब संपत्ति का अधिकार हमारे पास, लेकिन वो अब मौलिक अधिकार के रूप में नहीं है, वो अब विधिक अधिकार के रूप में है। तो आपके मन में एक सवाल उत्पन्न होता है, विद्यार्थी सोचता है भाई कि अंतर क्या है? अगर संपत्ति का अधिकार तब भी था और अभी भी है, केवल अंतर इतना आया कि वो मूलाधिकार नहीं है, अब वह विधिक अधिकार है, तो फिर फर्क क्या पड़ा, क्या अंतर आया? अंतर ये आया, मैंने अभी आपको पीछे बताया कि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, वाद के योग्य है, गारंटेड है, यानी किसी भी अवस्था में सरकार उसको उपलब्ध कराएगी। केवल एकमात्र अवस्था है आपातकाल की अवस्था, जब वो उसका हनन कर सकती थी। बाकी सामान्य अवस्थाओं में संपत्ति के अधिकार का हनन नहीं हो सकता था। तो जैसे ये जमीन यदि मेरी है और सरकार इसको लेना चाहे, दरअसल जब भारत में विकास के कार्य होने लगे तो मूलतः सबसे ज्यादा जो बाधा आई वो जमीन को लेकर के आई। सरकार जमीनों का अधिग्रहण करने लगी, और जब जमीनों का अधिग्रहण करने लगी तो लोग कोर्ट जाने लगे और वो कहने लगे भाई कि मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, आप उसका हनन नहीं कर सकते हैं सामान्य अवस्था में।
तो इस तरह से मुकदमे होने लगे और विकास के कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होने लगी और लोगों को ही इससे असुविधा होने लगी। मान लीजिए रोड बनना है, किसी का खेत जा रहा है, उसने रोक दिया भाई, उसने कहा हम नहीं देंगे जमीन, हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारे बाप दादा पर बाबा की जमीन है, तो इस पर हमारा मूल अधिकार है। तो ये एक बड़ा कारण था और यही कारण है कि इसको सरकार ने बनाए रखते हुए इसको विधिक अधिकार बना दिया। विधिक अधिकार मतलब कानूनी रूप से आपका वह अधिकार तो है लेकिन मौलिक रूप से नहीं है। यानी कि सरकार जब संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया, तात्पर्य यह हो गया कि सरकार उसका हनन विधि के द्वारा कर सकती है और विधि के द्वारा हनन होता है। संपत्ति अधिग्रहण के बहुत सारे कानून बना दिए गए हैं हमारे देश में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु पर चर्चा करते कि एक मैंने आपसे पीछे बताया, मैं 2 संशोधनों पर बात करूंगा। तो एक संशोधन 44वां हो गया, दूसरा हमारा जो संशोधन है वो 86वां जो संविधान संशोधन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और 86वां संविधान संशोधन जो है वो 2002 में किया गया और इसके तहत हमारे संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए जोड़ा गया और कहा गया कि उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा, उन्हें मौलिक अधिकार होगा। तो ये तथ्य है, मैंने 2 संशोधनों पर चर्चा की। आगे चलकर जब संविधान संशोधन की बात करेंगे या मौलिक अधिकारों में जब अनुच्छेदवार बातचीत करेंगे तो वहां पर और भी संशोधनों की बातचीत होगी। तो जैसा हमने बताया कि संपत्ति का अधिकार मूलाधिकार वर्तमान में नहीं है, वो विधिक अधिकार बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रश्न हो सकता है कि भाई हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो इस विषय पर सबसे पहले मैं बात करूं मूल संविधान की, यानी जब संविधान हमारा बनकर के तैयार हुआ था और 1950 में लागू हुआ, तो हमारा जो मूल संविधान है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 7 मौलिक अधिकार हैं। और हमारा जो वर्तमान संविधान है उसमें कितने मौलिक अधिकार हैं? तो उसमें 6 मौलिक अधिकार हैं। मैंने अभी आपको तुरंत पीछे ही बताया था। क्या बताया था? कि संपत्ति का जो अधिकार था वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार के रूप में अलग स्थिति रखता था, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया और ये विधिक अधिकार में चला गया है। मौलिक अधिकार से इसकी श्रेणी समाप्त हो गई और जब यह मौलिक अधिकार समाप्त हो गया तो हमारे पास मौलिक अधिकार कितने बचे? 6 मौलिक अधिकार। और वो कौन कौन से हैं? तो हमारा जो पहला मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वेलिटी। हमारा जो दूसरा मौलिक अधिकार है वह स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारा जो तीसरा मौलिक अधिकार है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। हमारा जो चौथा मौलिक अधिकार है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारा जो 5वां मौलिक अधिकार है वह संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। और हमारा जो 6ठा मौलिक अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इस तरह से ये 6 मौलिक अधिकार हमारे वर्तमान संविधान में हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वो एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जो वर्तमान में अनुच्छेद 301 के अंतर्गत या 300 क के अंतर्गत अब क्या हो चुका है? विधिक अधिकार बन चुका है। स्पष्ट है सभी को? तो आपसे पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था? 7 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था। वर्तमान संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। अब एक और तथ्य इनके संदर्भ में देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें
तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 प्रभावी था और आर्टिकल 370 को हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया 5 अगस्त 2019 को। यह बड़ा ही ऐतिहासिक निर्णय था और निश्चित रूप से यह भारत के लिए कल्याणकारी होगा। तो 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया और यह जम्मू कश्मीर पर प्रभावी नहीं है। तो दरअसल अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर के लिए अलग संविधान निर्मित हुआ था, वह संविधान कहता था कि यदि भारत के संविधान में कोई संशोधन किया जाता है तो वह संशोधन तब तक जम्मू कश्मीर पर प्रभावी नहीं होता है जब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसे पारित नहीं करते। तो जब 44वां संविधान संशोधन संविधान में पारित किया गया और वह भारत पर लागू किया गया और संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बना, तो उस बिल को जम्मू कश्मीर की विधानसभा में नहीं ले जाया गया, वो जम्मू कश्मीर से पारित नहीं हुआ। और इस प्रकार से जम्मू कश्मीर में इस डेट तक यानी 5 अगस्त 2019 तक यहां के नागरिकों को 7 अधिकार प्राप्त थे मौलिक रूप से। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 समाप्त हुआ तो भारत का संविधान पूर्णतः जम्मू कश्मीर पर अप्लाई हो गया। और जब भारत का संविधान पूर्णतः जम्मू कश्मीर पर अप्लाई हो गया तो अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर में भी नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो ध्यान रखिएगा इस तथ्य का कि 5 अगस्त 2019 तक जम्मू कश्मीर के नागरिकों को, जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अनुच्छेद 370 के अप्रभावी होने के कारण वो जम्मू कश्मीर पर से जब वो समाप्त हो रहा है तो उस डेट से अब जम्मू कश्मीर राज्य में भी वहां के लोगों को केवल 6 मौलिक अधिकार ही प्राप्त होते हैं। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मौलिक अधिकार के संदर्भ में जो तथ्य रहे वह निश्चित रूप से आपकी परीक्षाओं में काम आएंगे, आपकी परीक्षाओं में सफलता के कारण बनेंगे। इसके आगे जो हम वीडियो बनाएंगे या जो कक्षाएं लेंगे उसमें हम इन अधिकारों का अलग अलग उल्लेख करेंगे, इन अधिकारों की अलग अलग बातचीत करेंगे और देखेंगे कि समानता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या तथ्य हैं। हम देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या तथ्य हैं। यानी इन सभी अधिकारों का अनुच्छेदवार विशिष्ट व्याख्यान आपके सामने उपस्थित होगा आगे की कक्षाओं में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।